जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, या तो इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग दे दिया है। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। इसराइल फिलिस्तीन जंग को पूरे 100 दिन हो गए हैं। गजा इस्राएली सेना के लिए रशिया का स्टैलिनग्रैड बन गया है। आपको बता दूं कि स्टैलिनग्रैड की जंग को अब तक की सबसे ब्लडीएस्ट बैटल के तौर पर देखा जाता है, जो 23 अगस्त 1942 से 2 फरवरी 1943 तक चली थी। जीत हासिल करने के लिए सोवियत यूनियन और जर्मनी दोनों ने ही कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रिजल्ट ये रहा कि कैजुअलिटीज यानी हताहतों होने वाले लोगों की तादाद तकरीबन 2.2 मिलियन हो गई थी, जिसके चलते इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अब तक की सबसे खूनी लड़ाई माना जाता है। दोस्तों, स्टैलिनग्रैड की जंग वर्ल्ड वॉर 2 की बेहद अहम बैटल थी। ईस्टर्न मोर्चे पर यह एक बड़ी लड़ाई थी, जहां नाटसी जर्मनी और उसके एलीज ने अनसक्सेसफुली सोवियत यूनियन से लड़ाई लड़ी थी इस शहर पर कंट्रोल पाने के लिए। साउदर्न रूस में है ये स्टैलिनग्रैड शहर। बाद में इसका नाम बदल करके वोल्गोग्रैड रख दिया गया था। इस लड़ाई में भयंकर नजदीकी लड़ाई हुई थी और हवाई हमलों में आम लोगों पर सीधे हमले हुए थे, ठीक वैसे ही जैसे गजा में हो रहा है। यह बैटल अर्बन वॉरफेयर यानी शहरी जंग का सिंबल है। यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सबसे खूनी लड़ाई थी, जिसमें दोनों साइड्स को भारी नुकसान और कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा था। आज स्टैलिनग्रैड की जंग को अक्सर यूरोपियन थिएटर ऑफ वॉर में टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि इसने जर्मन हाईकमान को जर्मनी के नुकसान की भरपाई के लिए उसके यूरोप के कब्जे वाले दूसरे इलाकों से काफी मिलिट्री फोर्सेस को वापस लेने के लिए मजबूर किया था, जो कि ईस्टर्न मोर्चे पर आर्मी ग्रुप बी की 6 फील्ड सेनाओं की हार के साथ खत्म हुआ था, जिसमें नाटसी जर्मनी की 6ठी सेना और उसकी 4थी पेंजर सेना की पूरी कोर का डिस्ट्रक्शन भी शामिल है। सोवियत यूनियन की जीत ने रेड आर्मी को एनर्जाइज कर दिया था और उसके बैलेंस ऑफ पावर को सोवियत यूनियन की तरफ शिफ्ट कर दिया था। खैर, अब गजा जंग को ठीक 100 दिन बीत चुके हैं, जब इजराइल ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से नहीं देखे गए एक मासिव बॉम्बिंग कैंपेन को शुरू कर दिया था। गजा पर अब तक 65,000 टन एक्सप्लोजिव गिराए जा चुके हैं। ये हिरोशिमा पर गिराए गए 4 न्यूक्लियर बॉम्ब से ज्यादा है। इसराइल 26,000 से ज्यादा सिविलियन नरसंहार करने में कामयाब रहा है, जिनमें से 12,000 से ज्यादा बच्चे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ऐसा वॉर क्राइम कभी देखने को नहीं मिला, पर इस बॉम्बबारी के बावजूद हमास, जिनके पास अंडरग्राउंड सुरंगों का एक बड़ा नेटवर्क है, उसको मिनिमल नुकसान पहुंचा है। इसीलिए तकरीबन 1 लाख रिडिप्लॉयड सोल्जर्स के साथ इसराइली सेना ने गजा में जमीनी हमले शुरू करे हैं। इसराइली एनालिस्ट का अंदाजा था कि जंग शुरू होने से पहले हमास के पास तकरीबन 35,000 एक्टिव पर्सनल थे, लेकिन गजा में आईडीएफ के तरफ से करे गए बड़े नरसंहार की हकीकत को देखते हुए ये उम्मीद है कि तादाद अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लड़ाई शुरू होने के बाद से हमास ने सैकड़ों वीडियोस जारी करे हैं, जिसमें दिखाया गया है कि वो इसराइली मिलिट्री इक्विपमेंट को तबाह कर रहा है, जिससे इसराइली फौज को भारी नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, इसराइली फौज की मिलिट्री सुपीरियरिटी के बावजूद हमास की सुरंगों ने इसराइलियों के लिए गजा को वही बना दिया है जो जर्मनों के लिए स्टैलिनग्रैड था। हमास के लड़ाके पूरे गजा में सुरंगों से निकल रहे हैं और बड़ी तादाद में इसराइली मिलिट्री टेक्नोलॉजी को आसानी से तबाह कर रहे हैं। 100 दिनों की लड़ाई के बाद बड़े नंबर में कैजुअलिटीज के साथ इसराइल गजा के एक छोटे से हिस्से पर कब्जा करने में कामयाब रहा है, खासकर नॉर्थ में, लेकिन अभी भी उन जगहों पर उसका स्टेबल कंट्रोल नहीं है और हर तरफ लड़ाई अभी भी जारी है। अहम बात यह है कि हमास बिना किसी मुश्किल के लड़ रहा है और माना जा रहा है कि लंबे वक्त तक लड़ता भी रहेगा। पिछले हफ्ते इसराइली सेना का एक हिस्सा गजा से हट गया और इसराइल के नॉर्थ की तरफ चला गया, जहां हिजबुल्लाह लगातार इसराइल के नॉर्थ में फौजी ठिकानों और चौकियों पर बॉम्बबारी कर रहे हैं। इसराइल ने कई बार ऐलान किया है कि वो हिजबुल्लाह के साथ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन और सीजफायर चाहता है, लेकिन हिजबुल्लाह ने इसे खारिज करते हुए जंग जारी रखी है। दूसरी तरफ हूतियों ने इसराइल पर इकोनॉमिक एम्बार्गो लगा दिया है और इसराइल के साथ कारोबार करने वाले जहाजों को रोक रहा है।
लेबनान और गजा के साथ सरहद पर बड़े डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ जंग ने इजरायली इकोनॉमी को भी 30% यानी 30% तक तबाह कर दिया है। हालांकि इजरायली प्रोपेगेंडिस्ट जंग को इजराइल के लिए एक आसान काम के तौर पर पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चों और आम लोगों के खिलाफ नरसंहार से उन्हें कोई फौजी जीत हासिल नहीं हुई है। वहीं दुनिया देख रही है कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस अभी भी कड़ी चोट पहुंचा रहे हैं और लड़ना जारी रखने में कामयाब हैं। वहीं बाइडेन यूरोपियन इकोनॉमी को भी तबाह करना जारी रखे हुए हैं। वर्ल्ड बैंक वार्निंग दे रहा है कि रेड सी में क्राइसिस के चलते एनर्जी की कीमतें बढ़ सकती हैं, स्लोअर ग्रोथ और हायर इन्फ्लेशन हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड में डिसरप्शन का खतरा बढ़ रहा है। जैसा कि तमाम जानकार पहले ही बता चुके हैं कि हूतीज और अमेरिका के बीच रेड सी में एक बड़े तनाव के चलते सुएज कैनाल के थ्रू ट्रांसपोर्ट रूट पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे यूरोप में बड़ी महंगाई और इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो जाएगी। लेकिन यह भी बाइडेन के गोल का हिस्सा है, यूक्रेन में जंग शुरू करवाकर, जिससे यूरोप ने सस्ती एनर्जी सप्लाई और वर्ल्ड मार्केट्स को खो दिया है। अब इजराइल के नाम पर बाइडेन की यमन के साथ जंग यूरोपियन इकोनॉमी को और भी ज्यादा तबाही की तरफ ले जाएगी। अब तक हूतीज की नाकेबंदी सिर्फ इस्राइल की तरफ जाने वाले जहाजों के लिए थी और यूरोप पर इसका कोई बड़ा असर नहीं हो रहा था, लेकिन अब शायद ये सब बदल जाएगा। एज ए रिमाइंडर आप लोग को बता दूं कि हूतियों की मांग गजा में नरसंहार को रोकने और इसके जिम्मेदार वॉर क्रिमिनल्स को इंसाफ के कटघरे में लाने की है। दोस्तों, अब से 100 दिन पहले वो हुआ था जिसके बारे में सोचा तक नहीं गया था। सिर्फ 75 साल पहले दुश्मनी जंग और कब्जे से पैदा हुआ एक मुल्क उस दिन अचानक अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस के बरक्स खड़ा था। ये वो दो मुल्क हैं जिसे कुछ लोगों ने एक दूसरे के लिए ही अपने अपने वजूद के लिए खतरा बताया था। खैर, अब इस्राइल का कहना है कि उसके हमलों ने हमास को बेहद कमजोर कर दिया है, इतना कमजोर कि उसे नॉर्थ गजा में एक ऑर्गेनाइज ताकत के तौर पर एक्टिविटीज को अंजाम देना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। लेकिन इजरायली दावा के ऑपोजिट इजरायली फौज पर गजा में लगातार हमले हो रहे हैं, जिनका सबूत हमास वीडियो जारी करके दे रहा है। वहीं इजरायली बमबारी में मरने वालों की तादाद बहुत लंबी है। हमास की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इस हमले में अब तक 23,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें बड़ी तादाद में औरतें और बच्चे हैं। हजारों लोगों के मलबे में दब कर मारे जाने का डर भी है। यूएन का कहना है कि गजा की 85% आबादी डिस्प्लेस हो चुकी है। इस्राइल पर जंग रोकने और गजा हमले पर लगाम लगाने को लेकर इंटरनेशनल दबाव का कोई असर नहीं है। गजा में आम लोगों की जिस तरह से मौत हो रही है, उससे ये दबाव और ज्यादा बढ़ रहा है। इजराइल का नजदीकी मददगार अमेरिका इस्राइल के सेल्फ डिफेंस के हक और 7 अक्टूबर जैसी वारदात को रोकने के लिए कार्रवाई का सपोर्टर है। वहीं अमेरिका इस्राइल के राष्ट्रपति से लगातार कहता आया है कि मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस्राइल से उसकी अंधाधुंध बमबारी के बारे में बात करी है। उन्होंने कहा है कि इससे इस्राइल दुनिया भर में सपोर्ट खोता जा रहा है। दोस्तों, जिदियोन लेवी इजरायली अखबार हेरेट्स के कॉलमनिस्ट हैं। वो नेतन्याहू को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनके मुताबिक 1948 के बाद इस्राइल की ये सबसे लंबी जंग मौजूदा शक्ल में तब तक चलेगी जब तक अमेरिकी इस्राइल को इसकी इजाजत देंगे। वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि यह जंग कुछ और हफ्तों तक चलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि किसी ने कल के बाद क्या होगा ये नहीं सोचा है। उनका कहना है अगर इस्राइल गजा से पीछे नहीं हटता है तो रेजिस्टेंस होगा, और अगर रेजिस्टेंस हुआ तो रेजिस्टेंस ग्रुप्स पर जवाबी कार्रवाई भी होगी। नॉर्थ गजा की सेंटर और साउथ गजा में भी इस्राइली फौज पर हमला जारी है। इससे ऐसा लगता है कि गजा में जंग अभी खत्म नहीं होने वाली है। इस्राइल का कहना है कि जब तक हमास की हार नहीं हो जाती उसका हमला जारी रहेगा, लेकिन गजा में हजारों लोग बेहद खराब हालात में रह रहे हैं, लिहाजा हमास के लिए और ज्यादा लड़ाके तैयार हो रहे हैं। कुल मिलाकर उस इलाके में जंग के काले बादल आने वाले अरसे तक मंडराते दिख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के।
पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से डाल दिया है और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन चाहे तो पेट्रॉन बन सकते हैं और मेंबरशिप लेना चाहें तो मेंबरशिप ले सकते हैं अपने इस चैनल की। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर यानी एक्स, हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।